इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। बुलेटिन में बात होगी वोट चोरी के मामले में राहुल और तेजस्वी की वार की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन की। देखेंगे कैसे चुनाव आयोग विपक्ष के सामने हुआ मजबूर। सुप्रीम कोर्ट में कैसे फंसता दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग। जानेंगे राष्ट्रपति मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र के जवाब को। और बुलेटिन के आगे में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर भारत की आई प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिया बयान। कहा, अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक का स्वागत करता है भारत। केंद्र सरकार की नीतियों से गुजरात को बड़ा झटका। गहरे संकट में हीरा उद्योग। 10 दिन में 1 लाख लोगों की गई नौकरी। बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निवेशकों के लिए किया स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही। 60 से ज्यादा लोगों की गई जान। सीएम उमर ने किया दौरा। पीड़ित परिवार को 2 लाख देने का किया ऐलान। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन ने अब अपना अभियान तेज कर दिया है। चुनाव आयोग जो राहुल गांधी को नसीहत देने की कोशिश कर रहा था कि चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे, लेकिन अब वोट चोरी को इंडिया गठबंधन ने आंदोलन का रूप दे दिया है। राहुल, तेजस्वी और अखिलेश ने इसे लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा इन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष ने वोट चोरी के खिलाफ अपनी मुहिम को धार देने का काम शुरू कर दिया है, जिसने बीजेपी और चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में अपनी वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही हैं। राहुल के इस 16 दिन की यात्रा का मकसद जनता को वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करना और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जमीन को मजबूत करना है। यात्रा शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश साझा किया। राहुल ने वीडियो शेयर किया जिसमें एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आता है। पूछने पर वो बताता है कि चोरी किसी और चीज की नहीं बल्कि वोट की हुई है। इसके साथ ही राहुल ने कैप्शन में लिखा कि चोरी चोरी चुपके चुपके, अब और नहीं, जनता जाग गई है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं का नारा दिया और एक वीडियो भी अटैच किया। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी इस मामले में कहा है कि चुनाव आयोग पर समय समय पर उंगलियां उठी हैं। चाहे कोई भी चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग के फैसलों पर लोगों का भरोसा कम हुआ है, लोग संतुष्ट नहीं है। वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। महागठबंधन को उम्मीद है कि ये यात्रा बिहार में उसकी स्थिति को मजबूत करेगी और वोटरों के बीच विश्वास पैदा करेगी, खासकर ऐसे समय में जब बिहार चुनाव होने वाले हैं और साथ ही चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। उधर इस यात्रा से पहले ही बीजेपी और चुनाव आयोग की नींद उड़ गई है। अब देखना होगा कि जब ये यात्रा शुरू होगी तो उसका जवाब बीजेपी और चुनाव आयोग कैसे देते हैं। तो वहीं ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इस यात्रा से महागठबंधन को कितना फायदा मिलता है। वोट चोरी को लेकर अब इंडिया गठबंधन ने सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया है। 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा का आगाज हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के सासाराम से इस यात्रा का आगाज करने जा रही हैं। तो कहां से निकलेगी ये यात्रा जिसने बीजेपी की उड़ा दी है नींद, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में 17 अगस्त से शुरू होने वाली विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये यात्रा लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पवन खेड़ा ने बताया कि 16 दिनों की इस यात्रा में राहुल गांधी 25 जिलों को कवर करेंगे, जिसकी शुरुआत सासाराम के रेलवे मैदान में एक जनसभा के साथ होगी। ये यात्रा सासाराम से शुरू होकर औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा और आरा से होकर गुजरेगी। इस यात्रा को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग की चिंता बढ़ गई है। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने वोट चोरी की साजिश रची है, जिसके कई सबूत सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। खेड़ा ने इसे सिर्फ वोट छीनने का नहीं, बल्कि दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों की पहचान और भागीदारी छीनने का षड्यंत्र बताया। खेड़ा ने आगे कहा कि जब भी राहुल गांधी यात्रा के लिए निकलते हैं, लोकतंत्र में एक नया मोड़ आता है। जब भी राहुल जी ने यात्रा पे जब निकले हैं, इस देश के लोकतंत्र ने करवट ली है। ये फिर एक ऐतिहासिक यात्रा जो कल शुरू होने वाली है, लोकतंत्र करवट लेने वाला है। हम सब के अस्तित्व की लड़ाई के लिए यह यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। दिस मार्च will become a milestone
अब ये यात्रा महागठबंधन को किस तरह फायदा पहुंचाती है, ये देखना होगा। वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन और वोट अधिकार यात्रा ने बीजेपी के साथ चुनाव आयोग की भी नींद उड़ा दी है। अब तक विपक्ष के सवालों पर चुप्पी साधने वाले चुनाव आयोग को भी सामने आना पड़ रहा है। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर अब चुनाव आयोग बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों पर जवाब देगा। तो कैसे विपक्ष के आगे मजबूर हुआ चुनाव आयोग, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से 65 लाख काटे गए नामों का ब्यौरा पेश करने की तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं उस पर विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों का जवाब देने का भी दबाव लगातार बना हुआ है। इसी सिलसिले में 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में चुनाव आयोग की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। माना जा रहा है कि इस दौरान आयोग विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी के लगाए गए गंभीर आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन वोटर लिस्ट और चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगा रहा है। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया था। उन्होंने दावा किया था कि वहां 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। उनके मुताबिक वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट वोटरों, फर्जी पतों और एक ही पते पर कई नामों जैसी गंभीर गड़बड़ियां पाई गई। राहुल ने यह भी दावा किया था कि अगर ये धांधलियां नहीं हुई होती तो कर्नाटक में कांग्रेस 16 लोकसभा सीटें जीत सकती थी, जबकि उसे सिर्फ 9 सीटें मिली। और राहुल के इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ साथ विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दे सकता है। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और विपक्ष के दबाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, ये देखना होगा। चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देगा तो सुप्रीम कोर्ट में कई राज्य सरकारों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है। तो क्या कहा है राज्यों ने अपने जवाब में, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया था और अब चुनाव आयोग की परेशानी और बढ़ने वाली है। दरअसल कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं। इनमें तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक शामिल हैं। इन राज्यों ने कोर्ट में चुनाव आयोग की मौजूदा कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही तय करें और उसमें स्पष्टता लाएं। राज्यों का कहना है कि चुनाव आयोग को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए ताकि नागरिकों के किसी भी तरह के अधिकारों का हनन न हो। राज्यों का कहना है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव संविधान प्रदत्त अधिकारों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। इन राज्यों ने तर्क दिया है कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना साझा जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग को अपने अधिकारों की सीमाओं के अंदर रहकर काम करना चाहिए। बता दें कि हाल ही में कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई थी। इस दौरान चुनाव आयोग को कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ साफ आदेश दे दिया है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी ही होगी। अब ये मामला खत्म हुआ भी नहीं कि चुनाव आयोग अब दूसरे मामले में बुरी तरह से घिर गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। राज्यों ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, तो सवाल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भी उठ रहे हैं। राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है। 19 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले में सुनवाई शुरू कर रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु को लेकर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने अपने फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए किसी भी विधेयक को मंजूरी दिए जाने की समय सीमा तय कर दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर राज्यपाल 1 महीने में किसी बिल को मंजूरी नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि बिल को मंजूरी मिल गई है। इसे डीम्ड एसेंट यानी अपने आप मंजूरी कहते हैं। इसी को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143(1) के तहत राय मांगी है। अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो किसी बड़े कानूनी या सार्वजनिक महत्व के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हैं। इसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहा जाता है। अब इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की समय सीमा तय करने से संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो विशेष शक्तियां मिली हैं, उसमें भी संविधान में संशोधन या फिर कानून निर्माताओं को हराने की मंशा से कदम उठाने का अधिकार नहीं दिया गया है। राज्यपाल जैसे पद की गरिमा को कम नहीं किया जा सकता है।
राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति का पद लोकतांत्रिक व्यवस्था के शीर्ष पद है। अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो इसे राजनीतिक और संवैधानिक तरीके से हैंडल किया जाएगा। इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप सही नहीं है। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो विधेयकों को मंजूरी दे सकते हैं या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। इस मामले में केरल और तमिलनाडु की तरफ से कोर्ट से अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। अब 19 अगस्त से इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। दोनों ही पक्षों को 4-4 दिन का वक्त दिया जाएगा। 10 सितंबर तक कोर्ट इस मामले में सुनवाई पूरी कर लेगा। ऐसे में अब नजरें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ पर हैं कि वो डिवीजन बेंच के फैसले को कायम रखेगा या फिर उसे पलट देगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी बिल को कितने समय तक रोक सकते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर अपनी राय राष्ट्रपति को देगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति को उनकी राय जानने के लिए अमेरिका बुला लिया है। ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई और समझौते को लेकर जो बातचीत हुई है उसे लेकर ही अब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बात होगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लगभग 3 घंटे तक बातचीत हुई। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि इस अहम मुलाकात से रूस यूक्रेन युद्ध की जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। ट्रंप की कोशिशों के बावजूद सीज़फायर पर सहमति नहीं बन सकी। बैठक में पुतिन ट्रंप पर पूरी तरह से हावी रहे। पुतिन की शर्तों पर बैठक का पूरा एजेंडा तय हुआ और पुतिन ने ही ऐलान किया कि अगली बैठक मॉस्को में होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि रूस को युद्ध के मूल कारणों को खत्म करना है, यानी नेटो की सीमा पर मौजूदगी नहीं चाहिए। इस बयान से साफ हो गया कि युद्ध का अंत फिलहाल संभव नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप ने गेंद जेलेंस्की के पाले में डाल दी। ट्रंप ने कहा जेलेंस्की अलास्का की बातचीत को आगे बढ़ाएं और 3 साल से चल रही जंग को खत्म करने के लिए एक समझौता सुनिश्चित करें। मैं यूरोपीय देशों से भी कहूंगा कि उन्हें इसमें थोड़ा सा शामिल होना होगा, लेकिन ये राष्ट्रपति जेलेंस्की पर निर्भर करता है। अगर वो चाहेंगे तो मैं अगली बैठक में मौजूद रहूंगा। जेलेंस्की को समझौता करना होगा। रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो नहीं है, वो महान सैनिक है। साफ है, ट्रंप ने जेलेंस्की से कह दिया है कि उन्हें ही समझौता करना होगा, नहीं तो रूस के सामने यूक्रेन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन किया और उन्हें तुरंत अमेरिका बुलाया है। दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की 18 अगस्त को ही अमेरिका जा रही हैं। व्हाइट हाउस में उनकी ट्रंप के साथ बैठक होगी और इस बैठक में पुतिन के साथ जो भी बातचीत हुई है ट्रंप उसे जेलेंस्की के साथ साझा करेंगे और पुतिन की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं उसे लेकर जेलेंस्की को मनाने की कोशिश की जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच सीज़फायर होता है या नहीं, ये रुख तय करेगा, लेकिन यहाँ भारत में जरूर एक सियासी जंग शुरू होने वाली है। एनसीईआरटी की किताब में भारत विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता दिया गया है, जिस पर कांग्रेस ने बेहद तीखा रुख अपनाया है। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, देखिए इस रिपोर्ट में। एनसीईआरटी के हाल ही में जारी किए गए एक नए मॉड्यूल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विभाजन के अपराधी नाम के इस मॉड्यूल में देश के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया है। ये मॉड्यूल स्कूली किताबों का हिस्सा नहीं, बल्कि 6ठी से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए एक लघु प्रकाशन है, जिसके मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना ने देश के विभाजन की मांग की। कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे लागू किया। एनसीईआरटी के इस कदम को लेकर राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में तीखी बहस छिड़ गई है। आलोचकों का आरोप है कि एनसीईआरटी सरकार के प्रभाव में काम कर रही है और इतिहास को एक विशेष राजनीतिक दृष्टिकोण से फिर से लिखने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एनसीईआरटी पर मुगल काल के इतिहास को नकारात्मक रूप से पेश करने और कुछ अध्यायों को हटाने के आरोप लग चुके हैं, जिससे उसकी स्वतंत्रता पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। एनसीईआरटी के तमाम विवादित बदलावों की तरह ये नया मॉड्यूल भी राजनीतिक हलकों में अब बहस का विषय बन गया है, जिसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार में चुनावी अफरा तफरी मची है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। हो सकता है तो जल्दी ही महिलाओं को कैश भुगतान, मुफ्त गैस सिलेंडर, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, बुजुर्गों के पेंशन में बढ़ोतरी जैसी घोषणाएं भी कर दें। फिलहाल उनकी सरकार मरता क्या नहीं करता वाली हालत में जो है, और साहिब की तरह उनकी कोई गारंटी भी तो नहीं है।